नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता तोमर। आप देख रहे हैं रीडर्स फर्स्ट न्यूज। जेल में निरुद्ध 3 अधिवक्ताओं की जमानत रायगढ़ न्यायालय में मंजूर हो गई है। तहसील कार्यालय में विवाद के आरोप में कुल 5 अधिवक्ताओं पर एफआईआर दर्ज की गई है। पहले अधिवक्ता भुवन साव की जमानत हाई कोर्ट से मिली थी, जबकि शेष 4 अधिवक्ताओं की जमानत रायगढ़ कोर्ट से मिल गई है। आज कोमल साहू, दीपक मोडक और जितेंद्र शर्मा को जमानत मिल गई है। इसके अलावा 2 दिन पहले अधिवक्ता महेश पटेल की रायगढ़ कोर्ट से जमानत मिलने के बाद रिहाई हो चुकी है। अब सभी 5 अधिवक्ताओं की जमानत हो चुकी है। जो जिन अधिवक्ताओं की गिरफ्तारी हुई थी इस प्रकरण को लेकर, उसमें 5 अधिवक्ता साथी हमारे गिरफ्तार हुए थे और 5 की जमानत का आदेश 2 रिहा हो चुके हैं और 3 का आदेश आज जारी हो चुका है और आज शाम तक वो भी अभिरक्षा से बाहर आ जाएंगे। और इसके अलावा और किसी की गिरफ्तारी की कोई संभावना नहीं है। और जैसा कि आपको मालूम है कि कल हमारा एक बृहद रैली का आयोजन है इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जिसमें प्रदेश भर के सभी अधिवक्ता साथी रायगढ़ में आकर अपना इस भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन में समर्थन देंगे। यहाँ जैसे हमारे पास लोगों से संपर्क के बाद जो संख्या बल उनके द्वारा बताया जा रहा है, सब मिलाकर 1 से 1,500 के बीच पूरे प्रदेश भर से अधिवक्ता यहाँ आएंगे और उन सभी के लिए यहाँ भोजन की व्यवस्था हमारे द्वारा की गई है और उनके यहाँ तक आने के सुगमता के लिए हमारे संघ के द्वारा सभी मुख्य मार्गों के प्रवेश द्वारों पर फ्लैक्स के साथ साथ वहाँ पर हमारे 2-3 अधिवक्ता साथी रहेंगे, जो उनको इस बात के लिए गाइड करेंगे कि धरना स्थल कहाँ पर है, भोजन व्यवस्था कहाँ पर है और कार्यक्रम के जो रूट चार्ट है, हमारी जो रूपरेखा है, उसके संबंध में वो जानकारी देंगे। मैं सबसे पहले तो आप लोगों को ये बताना चाहूँगा कि सुनील अग्रवाल जो यहाँ तहसीलदार थे, उनके द्वारा जो कृत्य किया गया है भ्रष्टाचार का, उन जो इस आंदोलन के मूल जड़ हैं, उनकी वजह से आंदोलन शुरू हुआ है। और उनके भाई सुशील कुमार अग्रवाल के द्वारा फेसबुक में अग्रवाल समाज को उकसाने का काम किया गया है। उनके द्वारा ये कहा गया कि सुनील अग्रवाल जो है मेरिट लिस्ट का जो है व्यक्ति है और एक अग्रवाल परिवार से है और अग्रवाल परिवार के सदस्य होने की वजह से उसको जो है बदनाम किया जाता है, जबकि सारे अग्रवाल समाज हमारे अधिवक्ता संघ के आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से जो सुनील अग्रवाल के भाई के द्वारा जो इस प्रकार से अग्रवाल समाज को उकसाने का काम किया गया है, ये बहुत घृणित काम किया गया है उसके द्वारा। और जिला अधिवक्ता संघ उसका खंडन करता है कि अग्रवाल समाज के होने की वजह से ऐसा जो है आंदोलन किया गया है। जिला अधिवक्ता संघ पुरजोर उसका खंडन करता है। रायगढ़ तहसील में कर्मचारियों से विवाद के आरोप में रायगढ़ जेल में निरुद्ध 3 अधिवक्ता दीपक मोडक, जितेंद्र शर्मा एवं कोमल साहू की रायगढ़ न्यायालय नियमित जमानत मंजूर कर ली गई है, जिसके बाद अधिवक्ता संघ के बीच अपने साथियों को जमानत मिलने की बात पर उत्साह का माहौल है। जमानत के लिए 3 सीनियर अधिवक्ता विजय सर्राफ, अभिजीत मलिक एवं MS रथ ने पैरवी की। देखिए, हर प्रकरण की परिस्थिति भिन्न भिन्न रहती है। इसमें हुआ क्या था, तत्कालिक मामला थी और माहौल गर्म अवस्था में था और सडनली उनको गिरफ्तार कर पेश कर दिया गया था। इसलिए जो ना जज साहब भी उन्होंने सोचा कि प्राथमिक स्तर पर है और प्राथमिक स्तर पर खारिज कर दिया गया, लेकिन इसका लाभ हमको माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्राप्त हुई। उन्होंने अंतरिम जमानत दे दी गई और उसके आधार बाकी सबके भी एक एक करके आज सभी की जमानत हो गई। 27 फरवरी रविवार को रायगढ़ में आयोजित विशाल रैली के संबंध में रायगढ़ अधिवक्ता संघ के कोर कमेटी की बैठक हुई है, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर फैसले लिए गए हैं और पूरे कार्यक्रम की रूपरेखा भी तय की गई है। इसमें यह निर्णय लिया गया है कि सभी अधिवक्ता अपने ड्रेस कोड में रैली में शामिल होंगे। प्रदेश भर के प्रत्येक जिले और तहसील बार एसोसिएशन के प्रतिनिधि कल आयोजित होने वाली इस महारैली में शामिल होंगे। हमें भारतीय न्याय प्रणाली जो है उस पर पूरा भरोसा है और उसी भरोसे का परिणाम है कि आज हमारे 3 साथियों को जमानत पर रिहा किया गया है। हाई कोर्ट का सफर, क्योंकि प्रकरण जिस स्टेज पर था उस स्टेज पर संभवतः अदालत को ये लगा कि प्रकरण अभी जमानत देने लायक रायगढ़ में नहीं है, इसलिए हमें मजबूर होकर के हाई कोर्ट जाना पड़ा। पर हाई कोर्ट ने हमारी स्थिति को समझा और हमें उन्होंने अंतरिम जमानत दी। अब चूंकि अदालत का निष्कर्ष तो यही है कि जो डायरी अदालत के सामने पेश की गई और उसमें ये बताया गया कि गंभीर अपराध है और अभी विवेचना अपूर्ण है, तो संभवतः अदालत ने इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए
भुवन साहू जी की जमानत को खारिज किया था, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय ने संपूर्ण प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए और हमारी बातों को सुनने के पश्चात माननीय उच्च न्यायालय ने हमें अंतरिम जमानत प्रदान की। देखिए, हम उत्साहित तो बहुत ज्यादा हैं और हमारा प्रयास है कि प्रदेश भर के पूरे अधिवक्ताओं को हम एकजुट कर रहे हैं और एकजुट करने के पश्चात उनकी भी राय लेकर के हम आगे की रणनीति तय। तहसील कार्यालय में विवाद मामले में मुख्य प्रार्थी राम प्रसाद सिदार के जाति पर सवाल खड़े हुए हैं। ऐसे में अधिवक्ता संघ रायगढ़ की ओर से कलेक्टर एवं राज्य शासन को नोटिस जारी करते हुए राम प्रसाद को बर्खास्त करने एवं उस पर आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग की गई है। हाँ जी, उसकी जाति जो है वो सवरा जाति का है और माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा 2019 में ही ये निष्कर्षित कर दिया गया है रिट पिटीशन में कि सवरा जाति के लोग अनुसूचित जाति जनजाति के सदस्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वह स्वयं को अनुसूचित जनजाति का होना बताते हुए जिस प्रकार से उसने रिपोर्ट किया, ये स्वयं में एक अपराध है। दूसरी ओर वो शासकीय कार्य कर रहा है, शासन से वेतन प्राप्त कर रहा है और उसी जाति का लाभ ले रहा है। ये भी बहुत एक प्रशासनिक स्तर पर भ्रष्टाचार का उदाहरण वो स्वयं है। दूसरी तरफ कि आज भी इस बात की घोषणा हो जाने के बाद भी उसके खिलाफ किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की। आप देखेंगे कि ये एक बहुत ही बड़ा भ्रष्टाचार का मामला स्वयं में अपने आप में प्रमाणित है। इस संबंध में जिलाध्यक्ष महोदय को नोटिस प्रेषित की गई है और उनके खिलाफ जो है तत्काल कार्रवाई करने का निवेदन किया गया है। और मान लीजिए अगर कार्रवाई नहीं होती है तो इस मुद्दे पे हम आगे जो है वो न्यायालयीन कार्रवाई प्रारंभ करेंगे। निश्चित रूप से एफआईआर में जो एट्रोसिटी एक्ट लगी है, इस तथ्य को दृष्टिगत करते हुए तो तत्काल निरस्त कर देना चाहिए। क्या कलेक्टर का यही कहना था कि हम एट्रोसिटी एक्ट हटवा देंगे? जी, उनका ये आश्वासन था कि एट्रोसिटी एक्ट के, क्योंकि जो घटना हुई अगर उसे सिंपली भी देखा जाए तो एट्रोसिटी एक्ट आकर्षित नहीं होता है, इसलिए भी उन्होंने आश्वासन दिया था। दूसरी तरफ ये है, मैं बताना चाहूंगा कि अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम में ये भी प्रावधान है कि यदि कोई इस एक्ट का दुरुपयोग करते हुए किसी को फंसाने का प्रयास करता है तो वो भी एक अपराध है और अपने आप में उसमें भी दंड का प्रावधान किया गया है। तो इसी प्रकरण में पुलिस को यह अधिकार है कि वो इस प्रार्थी के खिलाफ में कार्रवाई कर सकते हैं। इन धाराओं के तहत कार्रवाई वो एक बार एक्ट को देखना पड़ेगा। देखिए, सर्वप्रथम तो रणनीति ये होनी चाहिए कि जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसको हम जो है हाई कोर्ट के इनहेरेंट पावर 482 सीआरपीसी के तहत उसको अपास्त करने हेतु याचिका पेश करें और यदि अपास्त करने हेतु याचिका पेश करने पर भी अपेक्षित परिणाम नहीं निकलता है तो सर्वप्रथम हम उस व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई करने की सोचें जिसने फर्जी आदिवासी बनकर और एट्रोसिटी के तहत अपराध पंजीबद्ध। इस आंदोलन को जो है जिला प्रशासन ने जो है मोड़ने का प्रयास किया है। ये आंदोलन जो है भ्रष्टाचार से संबंधित था और इस आंदोलन का जो सूत्रपात हुआ वो एक तहसीलदार कार्यपालक दंडाधिकारी द्वारा अधिवक्ता के साथ दुर्व्यवहार से शुरू हुआ और दुर्व्यवहार का मुख्य कारण ये था कि जो आदेश पारित किया गया था वो बिल्कुल विधि के विपरीत, मतलब कि दिन को रात बना दिया गया था, जिसमें कि भ्रष्टाचार की स्पष्ट बू आती थी और वही भ्रष्टाचार जो है इस आंदोलन का प्रेरणा स्रोत बना, जिससे उत्तेजित होकर हमारे कुछ साथियों द्वारा प्रदर्शन किया गया और नारेबाजी की गई और जिस तरह आनन फानन में प्रशासन द्वारा पुलिस के माध्यम से अधिवक्ताओं पे दबाव डालकर और प्रकरण पंजीबद्ध किया गया, तो ये मुख्य मुद्दे से और प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार से अधिवक्ताओं का, पक्षकारों का ध्यान भटकाने के लिए पुलिस कार्रवाई की गई। और जैसा कि हर ऐसे आंदोलनों में होता है कि यदि किसी विषय में प्रशासन लिप्त पाया जाता है और प्रशासन के खिलाफ कोई आंदोलन चलाया जा रहा है तो प्रशासन की हमेशा कोशिश रहती है कि इसमें पुलिस को इन्वॉल्व कर दिया जाए ताकि ये मामला जो है संबंधित पक्ष और पुलिस का हो जाए और मुख्य मुद्दा जो है छूट जाता है। लेकिन हम कृत संकल्पित हैं कि हमारा मुद्दा जो है भ्रष्टाचार का वो नहीं छूटेगा। उसके साथ अनुसांगिक जो मांगे हैं जैसे प्रोटेक्शन एक्ट लागू किया जाना, सीसी कैमरा लगाना, राजस्व अधिकारियों द्वारा संपत्ति घोषित किया जाना, इस मुद्दे को जो है हम पूरा करने के लिए आगे भी अपनी रणनीति बनाकर आंदोलन का संचालन करते रहेंगे। हाँ, इस विषय में जो हमारे अधिवक्ता साथियों को जमानत मिली है आज 3 अधिवक्ता साथियों को, तो वो
कहीं ना कहीं विधि की उपेक्षा के शिकार हो गए हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बेल उनको, हमारे पहले अधिवक्ता को पहले ही यहाँ से मिल जाना चाहिए था, उसे विधि के सम्यक अनुक्रम में वो उनको बेल का लाभ नहीं दिया गया। जबकि पुलिस के मुंह पे एक करारा तमाचा था। जैसा आप लोग जानते हैं कि जहां धारा 151 में 51 के प्रकरणों में 10,000 से नीचे की बेल नहीं होती, ऐसे गंभीर प्रकरण में यदि माननीय हाई कोर्ट ने 5,000 के बेल पर जमानत पर रिहा करने का आदेश पारित किया है, तो ये पुलिस प्रशासन और संबंधित जो इसमें तथाकथित पीड़ित के मुंह पे करारा तमाचा है। और इससे भविष्य में पुलिस प्रशासन को और जिला प्रशासन को भी ऐसे प्रकरण दर्ज करने के पहले 10 बार सोचना चाहिए। न्यायपालिका और कार्यपालिका में जो इंटरफेयर की बात आ रही थी, किस हद तक देखिए, इसको स्पष्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन कार्यपालिका का यदि इंटरफेयर जो है, हस्तक्षेप यदि न्यायपालिका पर होता है तो ये देश के लिए शुभ संकेत नहीं है और ना ही न्याय प्रणाली के लिए शुभ संकेत है। क्योंकि आज जो है नौकरशाह जिस तरह से कार्यपालिका में हावी हैं, यदि नौकरशाह ही मिलकर न्यायपालिका को भी चलाने लगे तो लोगों का न्यायपालिका से विश्वास उठ जाएगा और लोग न्यायपालिका के समक्ष आने के बजाय पालिका के अधिकारियों के देहरी पे अपनी नाक रगड़ेंगे और वहीं से अपना काम करा लेना वो पसंद करेंगे। क्योंकि उनको ये आभास हो जाएगा कि यदि हम कार्यपालिका की शरण में जाते हैं तो कार्यपालिका चूंकि अपने आप अपनी मुट्ठी में न्यायपालिका को बंद करके रखा है, तो वो जो भी चाहेगा न्यायपालिका से करा लेगा। यदि ऐसा संकेत मिलता है और ऐसी प्रक्रिया यदि शुरू हुई है तो ये देश के लिए, न्यायपालिका के लिए, संविधान के लिए और वकीलों के लिए और पक्षकारों के लिए और आम जनता के लिए अत्यंत ही कष्टकर और आलोचना युक्त है। और ऐसे प्रयासों की मैं समझता हूँ कि सभी अधिवक्ता संघों को, सभी विधि विशेषज्ञों को घोर निंदा करनी चाहिए ताकि कार्यपालिका का स्पष्ट हस्तक्षेप न्यायपालिका में बंद हो। आंदोलन हमारी अभी 27 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है, हमारी रैली के पश्चात मीटिंग होगी, जो जैसा आप लोग स्वयं उपस्थित थे इस मीटिंग में, इस मीटिंग में तय होगा कि हमारी आगामी रूपरेखा क्या हो। और उसके अनुसार जो है हमने जो प्रदेश स्तरीय जो जिन मुद्दों को हमने उठा रखा है, जैसे भू राजस्व संहिता में संशोधन हो, उसके बाद जो है प्रोटेक्शन एक्ट लागू हो। मतलब समझ में ये नहीं आ रहा है कि छत्तीसगढ़ शासन जो है प्रोटेक्शन एक्ट लागू क्यों नहीं कर रही है, जबकि ये इसके राज्य प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में है। तो इस प्रोटेक्शन एक्ट को लागू यदि कर दिया गया होता तो आज जो विषम स्थिति बनी है और जिस तरह से जिला प्रशासन और राजस्व प्रशासन नंगा होकर पूरे समाज के सामने दिखाई दे रहा है, ये स्थिति नौबत नहीं आती। और मैं समझता हूँ कि प्रोटेक्शन एक्ट का लागू न होना और हमारे अधिवक्ताओं का गिरफ्तार हो जाना इस आंदोलन की सूत्रपात के लिए एक आवश्यक कड़ी है। और ये यदि ऐसा नहीं होता तो इतने विहंगम पैमाने पर भ्रष्टाचार के खिलाफ न तो आंदोलन चलाया जा सकता था और न ही एक मुद्दे पर, विशेषकर राजस्व न्यायालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरा छत्तीसगढ़ का अधिवक्ता संघ, अधिवक्ता बंधु एक होकर कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई नहीं करता। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो भी घटना की परिणति हुई, उस घटना के सूत्र में यदि दुर्व्यवहार था तो उस दुर्व्यवहार से हमको जो है इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने की प्रेरणा मिली है। और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को हम अंतिम अंजाम तक पहुंचाने के उद्देश्य से ही कल की मीटिंग करेंगे। और उसमें हमारे सभी छत्तीसगढ़ के अधिवक्ता संघों से जो भी प्रतिनिधि भाग लेंगे, उनके द्वारा विचार विमर्श करने के बाद हम निर्णय लेंगे कि आगे की हमारी रणनीति क्या होगी।